Hello viewers, welcome back to my channel. So I am back after a long time. तो आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आशा करते हैं कि ये साल हमारा बहुत ही अच्छा जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड का नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इम्पोर्टेंट है का मतलब ये नहीं है कि टफ भी होगा। अगर हम कोई चीज को पढ़े तो डेफिनेटली वो इजी है, अगर हम नहीं पढ़े उसे छोड़ दे तो वो टफ है। तो आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या था। सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या, कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान ले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी। ठीक है ना। तो जिस वक्त राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में काफी चीजें ऐसी थी जो पुराने एजुकेशन पॉलिसी से मिलती थी। कैसे? जब एजुकेशन पॉलिसीज बनती थी तो उस वक्त हर नेता या फिर हर पॉलिटिकल पार्टी जब नहीं आती थी वो अपनी कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देती थी तो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो जाती थी, है ना। और फिर मान लीजिए कोई अगली बार इलेक्शन हुआ, कोई नई पार्टी आई तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने कुछ चेंजेस किए, और इसी तरीके से चेंजेस होते होते जो पॉलिसी है वो कभी भी स्टेबल नहीं बन पाई। ठीक है ना। लेकिन जिस वक्त इंदिरा गांधी जी आई थी, इंदिरा गांधी जी उन्होंने कोशिश की थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वो वर्क करे। ठीक है ना। वो चाहती थी कि ये वाली एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो इंडिया में। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने फिर इस एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया और इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया 1986 में। इसीलिए हम इसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब इस एजुकेशन पॉलिसी तो हर साल न्यू और बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आई, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी की खास बात ये थी कि ये जो भी सजेशन दे रही थी या जो भी चीजें करने को बोल रही थी उसके लिए इन लोगों के पास एनफ रिसोर्सेस थे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास प्लान होता है मगर हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस नहीं होते। ओके। अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर रिसोर्सेस होंगे तभी वो प्लान, तो इन्होंने जो भी अपने एजुकेशन पॉलिसी में प्लान किया था उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेस भी अरेंज किए थे। तो इसी वजह से इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब ये एजुकेशन पॉलिसी जो है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही न्यू थी। इसमें से बहुत चीजें ऐसी थी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से आई थी। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात क्या थी, इस एजुकेशन पॉलिसी में राजीव गांधी जी ने पहले जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो चलती आई है उसे बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया। ठीक है ना। और देखा कि किस पॉलिसी में या किस सिस्टम में इंडिया बहुत अच्छा रन किया या फिर कौन सी चीज ऐसी है जो इंडिया को बहुत अच्छी सूट की। और उन्होंने सजेशंस मांगी नॉर्मल पीपल से। उन्होंने क्या किया, सब चीजें को, सब डेटाज वगैरह कलेक्ट किए। मान लीजिए इस ऐसी एजुकेशन पॉलिसी में रिएक्शन कैसे हुए थे, स्टडीज कैसी हुई थी, कितने कॉलेजेस खुले, कितने स्कूल्स खुले। ठीक है ना। तो सब कुछ उन्होंने एक डेटा बनाया, एक अच्छा सा बढ़िया सा डेटा बनाया और पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया। और पब्लिक से कहा कि ये है डेटा, अब इस डेटा के ऊपर आप सजेशंस दीजिए। ठीक है ना। आप अब बताइए कि क्या करना चाहिए। तो सब लोग आए, अपने डिबेट्स रखे, कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए। एज ए होल क्या हुआ, उन्हीं सजेशन के दौर पे उन्हीं सजेशन के बलबूते पे उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। ठीक है ना, 1986, और उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया। अब इस एजुकेशन पॉलिसी की क्या खासियत थी और ये एजुकेशन पॉलिसी क्या चाहती थी। ये एजुकेशन पॉलिसी चाहती थी कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल नीड बना दो। जैसे आज की डेट में हम
अनएडुकेटेड अगर सोचे तो क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम आज की डेट में एजुकेटेड नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए स्कोप बहुत ही कम हो जाएंगे। तो उनका उनका मानना यही था कि एडुकेशन जो है, जैसे हम अपने खाने पीने की चीजें, है ना, पहनने की चीजें, कपड़े, और उसके बाद अपने घर को जैसे बेसिक नीड बनाते हैं, वैसे एडुकेशन को भी क्यों ना बेसिक नीड बना दिया जाए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स, एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते कि एटलीस्ट इतनी इतनी नॉलेज तो सबके पास हो, इतनी स्टडीज तो सबने की हो। ठीक है ना। तो उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट इस लेवल तक तो स्टडी करे सब। ठीक है ना। देयर शुड बी इक्वालिटी इन एडुकेशन। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर इंडिया में एडुकेशन जो है वो इक्वालिटी से नहीं दी जाती। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस को पीछे रखा जाता है ना, बहुत सी चीजें ऐसी, माइनॉरिटीज क्लास को, फिर वुमेन्स को एडुकेशन से दूर किया जाता है। तो ऐसे जो इनइक्वालिटीज है इनको दूर किया जाए, एडुकेशन जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो इस एडुकेशन पॉलिसी का ये भी एक अच्छा पॉइंट था। टीचर शुड बी अकाउंटेबल, और उन्होंने कहा था कि टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडुकेशन को लेके। अगर टीचर्स वेल ट्रेन्ड या वेल एजुकेटेड या वेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो फिर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं चल सकता। तो इसी वजह से टीचर्स जो है वो अकाउंटेबल हो, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सिस्टम को ऐसा बना दे कि टीचर शुड बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। टीचर शुड बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, टीचर को पूछा जाए कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही। तो सिस्टम को ऐसा बनाना है जिसकी वजह से टीचर अकाउंटेबल हो, यानी कि आंसरेबल हो। टीचर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। हमेशा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमेशा एक, कभी न्यू कोई चीज ऐड हो गई, जैसे पहले हम ऑफलाइन स्टडीज करते थे, आज ऑनलाइन है, तो बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो टीचर्स ने फिर ऑनलाइन आने के बाद सीखा होगा कि कौन सी चीजें हम कैसे हैंडल करें, इन फंक्शंस को कैसे यूज करें। तो टीचर्स ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा सिस्टम चेंज होता है, जब हमारी इकोनॉमी चेंज होती है, तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो टीचर है वो ओल्ड तरीके से ही पढ़ाता रह जाएगा, है ना। तो उन्होंने ये भी कहा था कि टाइम टू टाइम टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाए। उसके बाद ये एजुकेशन पॉलिसी में और क्या था, इस एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली उन्होंने और कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी थे जो उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक नेशन में नहीं हो। ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम एक पार्ट वाइज हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए नेशनल, जब हम किसी चीज को कंट्रोल करते हैं वो एक ही जगह से कंट्रोल नहीं, डिस्ट्रिक्ट को अपना अपना वो पावर दे कि वो अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। ठीक है ना। एक स्टेट को पावर दे, जैसे आज की डेट में हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज भी है। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ नेशन लेवल से ही कंट्रोल हो, कुछ पावर हम इसको डिसेंट्रलाइज यानी डिवाइड करके दे। अब आज जैसे मान लीजिए हम अगर यूपी बोर्ड को पढ़े तो उसकी स्टडीज में, और अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड में जाए तो डिफरेंस मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि सबको गवर्नमेंट ने जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया। वो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐड करना चाहते हैं अपने तरीके से, या किसी किसी पार्ट में, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए यूपी में जाएंगे तो हिंदी बहुत ज्यादा वहां पे इम्फेसाइज की जाती है। अगर हम यही चीज हम पंजाब में जाएंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट आपको पंजाबी भी मिलेगा, क्योंकि वहां के एजुकेशन सिस्टम में या पे वहां के रहन सहन में ये चीज जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पावर दी कि वो आप अपने जगह के हिसाब से चीजों को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सके। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई इन सबको पूरा करने के लिए हमारे पास तो रिसोर्सेस होने ही चाहिए। ओके। सो रिसोर्सेस रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए, और ये रिसोर्सेस लगाने के बाद हमें हर टाइम पे इसे रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब है कि जैसे हमने रिसोर्सेस लगाए और इन रिसोर्सेस को लगाने के बाद हमने उसे रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस या मनी लगाते जाए, हमें रिजल्ट्स को रिव्यू भी करना है। भाई कल के डेट में आज से 5 साल पहले हम कैसे थे, और आज के 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो वहां पे कोई चेंज आया है कि नहीं आया। तो अगर हम रिव्यू करेंगे या उन चीजों को दोबारा देखेंगे पहले से, तो ही हमको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिसोर्सेस लगाते गए। ओके। और उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कि फ्यूचर को लेके वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि फ्यूचर में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम
अपने जैसे आज के बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ना, हायर एजुकेशन लेना है तो भाई यहाँ से बाहर चलो, यहाँ अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कि वो टाइम जरूर आएगा जब इंडिया में भी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और बच्चों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से कि एजुकेशन पॉलिसीज इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी कि वहां पे भी क्वालिटी आएगी, बोथ इन द लोअर एज वेल एज हायर लेवल। ओके, सो स्पेशली उन्होंने इम्फेसाइज किया था हायर लेवल के ऊपर भी। ओके, सो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मेन बेसिक पॉइंट्स यही हैं। अब इसके बाद हम और भी वीडियोस लाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, 1986 के ऊपर। तो ये एक बेसिक आइडिया था जिसके थ्रू आपको पता चले कि वो है क्या, एक्चुअली वो क्या चीज थी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी नए नए वीडियोस आपके लिए लाऊं। और प्लीज टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा जिसके वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं डालूं। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।